हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आदिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन दिस फसना पक्का है सीरीज। यहाँ पे हम इस चैप्टर से पर्टेनिंग जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो ये ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं एंड इसलिए इनके चांसेस ऑफ कमिंग इन दिस बोर्ड एग्जाम ऑल्सो बिकम्स वेरी हाई। फर्दर ऑन ये मैंने मेक श्योर किया है कि जितने भी टॉपिक है आपके इस चैप्टर से उन सबको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो छूट जाएगा। तभी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको इसके बियॉन्ड और एक्सप्लेनेशन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तो मैं सारे पॉइंटर्स बता रही हूँ जो एग्जाम में लिखना है, तो उसके लिए आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हैं। वो आपको साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर विदाउट एनी एडियो। सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है, सबसे पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट इज रिलेटेड टू एबनॉर्मैलिटी, कि एबनॉर्मैलिटी होता क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द वेरियस अप्रोचेस जहां से हम एबनॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, सबसे पहले हम मेंशन कर लेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि डिविएंस क्या होता है। डिविएंस हमें पता है क्या होता है, डिफरेंसेस होता है, ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम सर्टेन नॉर्मल जो चीज होती है। उसके साथ हम बात करेंगे डिस्ट्रेस के बारे में। वी विल मेंशन डिसफंक्शन क्या होता है। डिसफंक्शन मतलब फंक्शनिंग में इंटरफेयर करना रेगुलर। फिर उसके बाद डेंजर के बारे में हम लिख देंगे। तो दीज आर द 4 डीज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर हम लिखेंगे कि एबनॉर्मैलिटी का मतलब इन जनरल क्या होता है, बीइंग अवे फ्रॉम अ नॉर्मल, ठीक है, यानी कोई क्लियरली डिफाइंड नॉर्म है उससे डिविएट करना इज व्हाट एबनॉर्मैलिटी मीन्स। तो अब साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 अप्रोचेस होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस। सबसे पहला होता है डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं आर दोज विच डिफर्ड मार्केटली फ्रॉम अ सोसाइटीज आइडिया ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, जो भी सोसाइटी का आइडिया है उससे अगर वो डिफर करता है देन दैट इज सोशल नॉर्म से डिविएशन करना। मैल अडेप्टिव बिहेवियर की बात करें तो वी विल मेंशन कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं दैट बिलीव कि द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ बिहेवियर इज नॉट वेदर सोसाइटी एक्सेप्ट्स इट बट वेदर इट फॉस्टर्स द वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ऑब्वियसली ऑफ द ग्रुप। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि रादर देन लुकिंग एट सोसाइटी के एक्सेप्टेंस वी शुड लुक एट अगर उनका बिहेवियर उनके वेल बीइंग में हेल्प कर रहा है या नहीं। ठीक है, अगर वो हेल्प कर रहा है देन दैट्स अ नॉर्मल बिहेवियर एंड इफ इट इज नॉट हेल्पिंग दैट्स एन अबनॉर्मल बिहेवियर जो मैल अडेप्टिव बिहेवियर के कैटेगराइजेशन में आ जाएगा। अब वेलबींग क्या होता है ये भी आपको प्रीवियस ईयर पूछा गया है। तो वेलबींग की डेफिनेशन लिख देंगे कि इट इज सिंपली नॉट मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ हम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टर्म्स में बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैल अडेप्टिविटी का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि इफ a behavior is considered to be maladaptive if it interferes with the optimal functioning and growth of the individual. फिर आपको क्वेश्चन एक आ सकता है रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसमें सबसे पहले शुरू करेंगे एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, क्रोनोलॉजी में लिखेंगे। एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग में 4 पॉइंट्स आ जाएंगे उसके विद इन। सबसे पहला पॉइंट इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ सुपरनैचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस, जहां पे हम बात करते हैं इविल स्पिरिट्स के बारे में, डेविल्स के बारे में, एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म होते थे, ओजाज एंड शमन्स का बहुत इन्फ्लुएंस होता था इन दीज डिसऑर्डर्स। फिर हम बात करेंगे बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच की। ठीक है, ये दोनों सेम चीजें होती हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि एक रेकरिंग थीम है ये, ठीक है, कि कभी भी कोई भी इंसान अगर एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है देन दैट मीन्स कि उनके बॉडीज एंड ब्रेन्स जो हैं दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। ठीक है, जो आज के डेट में भी पाया गया है कि अगर आपके फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में कोई इश्यू है देन दैट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, ये कहती है कि इट इज कॉज्ड बाय द इनएडिक्वेसीज इन द वे एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील्स एंड परसीव्स द वर्ल्ड। एंड ऑर्गेनिस्मिक अप्रोच कैन बी ट्रेस बैक टू हिपोक्रेटिस, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। और ये कहते हैं कि जैसे गैलन ने कहा था कि 4 ह्यूमर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पर्सनल कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट को, जो बनते हैं फ्रॉम दीज 4 एलिमेंट्स दैट इज अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। ठीक है, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर हमारे जो बॉडी के 4 फ्लूइड होते हैं दैट इज ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम, उनको बनाने में हेल्प करता है। एंड ये टेम्परामेंट हमारा फर्दर ऑन डिसाइड करते हैं। इन जो बॉडीली फ्लूइड होते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है हमारे बॉडी में, उससे हमारा टेम्परामेंट डिसाइड होता है। फिर हम बात करेंगे मिडिल एजेस के बारे में। वी विल मेंशन अबाउट डिमोनोलॉजी, वी विल मेंशन अबाउट विचक्राफ्ट क्या होता है, एंड देन वी विल मेंशन अबाउट सेंट ऑगस्टीन कि कैसे सेंट ऑगस्टीन रोट अबाउट फीलिंग्स, मेंटल एंग्विश एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कैसे दैट बिकेम द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न साइकोडायनामिक थ्योरीज।
फिर हम बात करेंगे रेनेसांस के बारे में। रेनेसांस में आप लिख देंगे कि इट सॉ अ मार्क्ड इंक्रीज इन ह्यूमनिज्म एंड इट आल्सो सॉ क्यूरियोसिटी कि बिहेवियर क्या होता है, उसके बारे में क्या क्या क्यूरियोसिटी होती है। जोहान वेयर जो थे उन्होंने एम्फेसाइज किया कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं एंड डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, दैट इज द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और जिनको आप विचेस कहते हो, दे आर जस्ट पीपल हु आर मेंटली डिस्टर्ब एंड दे रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट रादर देन थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो आप प्रोवाइड करते हो। फिर हम मेंशन करेंगे एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। ठीक है, ये 17th एंड 18th सेंचुरी में देखने को मिलता है। यहाँ पे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जो होती है वो रिप्लेस कर देती है फेथ एंड डॉगमा को। अब लोग साइंटिफिकली ज्यादा अप्रोच करते हैं इश्यूज को। फिर हम देखते हैं रिफॉर्म मूवमेंट आता है। ठीक है, क्योंकि अब लोग साइंटिफिकली देख रहे थे तो अब उतना डर नहीं रहे थे फ्रॉम द पीपल हु हैड एबनॉर्मल बिहेवियर, उतना हेट नहीं था, डर नहीं था। तो पीपल नाउ शो इंक्रीज्ड कंपैशन एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंपैशन हमें डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एंड फाइनली जो करेंट अप्रोच जो है हमारा, दैट इज द इंट्रैक्शनल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल अप्रोच, जहाँ पे बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स तीनों किसी भी इंसान के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में अराइज होने के लिए देखे जा सकते हैं। ठीक है, कि उसके कॉजेज क्या होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, मेंटेनेंस फैक्टर, ये सब हम इन तीनों पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इंट्रैक्शनल अप्रोच के बारे में या फिर बायोसाइकोसोशल अप्रोच के बारे में, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस। तो फटाफट एक बार देख लेते हैं। वी स्टार्ट बाय मेंशनिंग एंशिएंट। एंशिएंट के अंदर ये 4 टॉपिक्स हैं। वी मेंशन मिडिल एजेस, वी मेंशन रेनेसांस का टाइम क्या आता है, एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट की बात करते हैं, रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं, एंड फाइनली इंट्रैक्शनल अप्रोच या फिर बायोसाइकोसोशल अप्रोच की बात करते हैं। इसके बाद हमारे को क्वेश्चन आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से उतने सारे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। इसमें मोस्टली आपको एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्कर सिंपल सा 1-2 लाइन में लिखने वाले आंसर्स होंगे, ज्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं है। तो अगर आपको पूछा जाए कि नीड क्या होती है क्लासिफिकेशन में, तो हम लिखेंगे नंबर 1 इट इज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर अबाउट डिसऑर्डर्स। ठीक है, नंबर 2 इट इज टू हेल्प टू अंडरस्टैंड कि इस डिसऑर्डर की कॉजेज क्या है और इस डिसऑर्डर के जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके लिए क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है। 2 क्लासिफिकेटरी सिस्टम है हमारे बुक में। नंबर 1 है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5। इसमें आपको याद रखना जरूरी है किसने पब्लिश किया, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने, और ये प्रेजेंट करता है डिस्क्रीट क्लिनिकल क्राइटेरिया। ठीक है, डिस्क्रीट क्लिनिकल क्राइटेरिया जो दिखाता है किसी भी डिसऑर्डर के प्रेजेंस या एब्सेंस के बारे में। फिर हम बात करते हैं ICD-10। ICD-10 का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस 10, एंड दिस इज व्हाट इज यूज्ड इन इंडिया एंड एल्सवेयर। DSM इज अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, तो दैट इज यूज्ड पर्टिकुलरली फॉर यूएस की पॉपुलेशन के लिए। इंडिया एंड बाकी दुनिया में हम लोग ICD-10 को मोस्टली यूज करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, एंड दिस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली मेन क्लिनिकल फीचर्स जो भी हैं वो मेंशन कर देते हैं, सिम्टम्स मेंशन कर देते हैं, एसोसिएटेड फीचर्स मेंशन कर देते हैं, एंड डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस दे देते हैं पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स के रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अंडरलाई करते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर में। ठीक है, जो एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रनिंग करते हैं। सबसे पहले द बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, जस्ट एज आई मेंशन, बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखा गया है कि फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस सच एज आपकी फॉल्टी जीन्स होती है, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस होता है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन, इंजरीज वगैरह, इससे हमारी फंक्शनिंग में हार्म पहुंचा जाता है। एंड न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस से भी बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अराइज करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे एग्जांपल्स जो है ये लिखना जरूरी हो जाएगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर में लो एक्टिविटी पाया गया है ऑफ गामा इम्यूनोब्यूटेरिक एसिड, जिसको गाबा कहते हैं। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया में एक्सेस एक्टिविटी पाया गया है डोपामीन का, एंड डिप्रेशन में लो एक्टिविटी पाया गया है सेरोटोनिन का। अब ये जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं ये कोई एक पर्टिकुलर जीन से नहीं कॉज होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होती है उसके वजह से ये अराइज करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नो वन जीन इज द कल्प्रिट फॉर एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिर इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द साइकोलॉजिकल मॉडल्स फॉर एक्सप्लेनिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये सब हमने बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख लिया, बट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। जैसे कि अगर किसी के लाइफ में मेटर्नल डिप्रिवेशन हो, ठीक है, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो किसी के लाइफ में, मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर हो, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो उनके लाइफ में, तो ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं विच कैन लीड टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, सबसे पहला इसमें आता है हमारा व्हाट इज द साइकोडायनामिक मॉडल। तो साइकोलॉजिकल
फैक्टर्स के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल इज द साइकोडायनामिक मॉडल, जो कहता है कि जितना भी बिहेवियर होता है, चाहे नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, दैट इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस विद इन द इंडिविजुअल, जिसके बारे में हम लोग कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो हमारे अंदर होते हैं, जो डायनामिक होते हैं नेचर में, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इनके वजह से हमारा बिहेवियर, थॉट्स एंड इमोशंस शेप होता है। यहाँ पे मॉडल जो था ये फ्रॉइड ने दिया गया था। फ्रॉइड ने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स की बात की थी जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फ्रॉइड ने कहा कि एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है ये एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन होता है अनकॉन्शियस डिजायर्स जो हमारे चाइल्डहुड में फुलफिल ना किए गए। बिहेवियरल मॉडल जो होता है, बिहेवियरल मॉडल बेसिकली कहता है हम जो सीखते हैं हम वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है नॉर्मल एंड नॉर्मल बिहेवियर बोथ आर लर्न्ड एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग मैल अडेप्टिव वेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जब भी मैल अडेप्टिव वेज से हम लोग सीखते हैं, वो हमारा यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अराइज कराता है। कॉग्निटिव मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो कॉग्निटिव इज टू डू विद हाउ वी थिंक। ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, तो अगर कोई बहुत इरेशनल थॉट प्रोसेस है, इनएक्यूरेट अप्रेजल कर रहा है अपने बारे में, रियलिटी के बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा इरेशनल वे में सोच रहा है, ओवर जनरलाइजेशंस बना रहा है, सो दैट कैन कॉग्निटिवली लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि हम लोग इनेट नीड होता है हमारा टू बी फ्रेंडली, कि हम कोऑपरेटिव हो, हम कंस्ट्रक्टिव हो। ठीक है, एंड हम सब के अंदर एक इनबॉर्न टेंडेंसी होती है टू सेल्फ एक्चुअलाइज, कि हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं कि हम लोग जैसे ही पैदा होते हैं हमारे पास पूरी फ्रीडम होती है कि हमको अपने लाइफ को कैसे समझना है, हमको अपने लाइफ को क्या मीनिंग देना है। तो एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्ट मॉडल ये कहता है कि जितना भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो तब अराइज करती हैं जब हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्क ऑफ कर जाते हैं, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू लीड अ गुड लाइफ फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, टू मेक अ गुड लाइफ फॉर आवरसेल्व्स, टू वर्क टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर वो कोई इंसान नहीं करता है देन दैट लीड्स टू ऑल द एबनॉर्मल बिहेवियर जो उनके अंदर देखने को मिलता है। सोशियो कल्चरल मॉडल की अगर बात करें तो सोशियो कल्चरल मॉडल यहाँ पे कहता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड इन लाइट ऑफ द सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस जो इन्फ्लुएंस करता है एक इंडिविजुअल को। ठीक है, जैसे उनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, उनके फैमिली स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन कैसे है, सोशल नेटवर्क कैसा है उनका, सोसाइटी की कंडीशंस कैसी है जहाँ पे वो रहते हैं, सोसाइटी में क्या क्या लेबल्स एंड रोल्स प्रोवाइड करे गए हैं इंसान को, ये सारी चीजें हमारी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, इंसान का बिहेवियर जो है वो एबनॉर्मल भी बन सकता है अगर किसी को एक पुअर सोशल कंडीशन में डाल दिया वर्सेस समबडी हु इज इन अ गुड सोशल कंडीशन। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मॉडल विच इज फॉलोड अभी बहुत ज्यादा प्रेवलेंटली इन मेडिकल वो, दैट इज द डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। ठीक है, इस मॉडल के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक तो जो हम कहते हैं डायथीसिस, इसका क्या मतलब है, कोई बायोलॉजिकल एबेरेशन होना विच मे बी इनहेरिटेड। ठीक है, एक तरीके से मतलब हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबेरेशन जो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर सकते हैं। सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे होता है कि ये जो डायथीसिस है इसमें एक वल्नरेबिलिटी होती है टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, जो हमने लिया है हमारे पेरेंट्स से थ्रू जेनेटिकली, उसमें कहीं ना कहीं अगर वल्नरेबिलिटी आ जाती है कि हमको अब डेवलप करना है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एंड तीसरी चीज होती है स्ट्रेसर्स एनवायरमेंट में। ठीक है, पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स जो होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, दैट कैन ट्रिगर दिस वल्नरेबिलिटी। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल एबेरेशन, फिर हम लिखेंगे वल्नरेबिलिटी के बारे में, एंड देन वी विल राइट अबाउट द पैथोजेनिक स्ट्रेसर। ठीक है, एंड दिस मॉडल हैज बीन अप्लाइड टू वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जितने भी हैं उसमें यहाँ पे अप्लाई किया गया है। अब हम बात करना शुरू करते हैं सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि चांसेस कि आपको ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाए आर थोड़ा सा रेयर। देयर आर मोर चांसेस कि आपको ये क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाए, बिकॉज पहले पहले ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते थे, बट आजकल अगर आप देखोगे, आपने सैम्पल पेपर भी अगर आपका देखा हो, मोस्टली सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन है। यानी कि आपको एक सिचुएशन दे रहे थे एंड देन पूछ रहे थे कि नाउ आइडेंटिफाई विच डिसऑर्डर इज दिस पर्सन लाइकली टू हैव। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक श्योर कि हम अपने सिम्टम्स के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन हमें डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड अगर आपने गलती से कोई एंजाइटी डिसऑर्डर लिखा है, आपने ओसीडी लिख के आ गए, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज फिर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इवन दो आपने अगर ओसीडी पूरा ढंग से लिखा हो। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी क्लियर अबाउट द सिम्टम्स जो हर डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। तो एंजाइटी की अगर बात करें तो सम लेवल ऑफ एंजाइटी इज नॉर्मल। ठीक है, एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है, किसी नए इंसान से मिलने जा रहे हैं उससे एंजाइटी होती है, लोगों के सामने परफॉर्म करने से एंजाइटी होती है, सम लेवल इज इंपॉर्टेंट। बट
अगर हमारी डेली फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने लग जाए और बहुत डिस्ट्रेस कॉज करे हमें, देन दैट इट बिकम्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। ठीक है, एंड अगर ये बहुत रेकरेंट है, बहुत ज्यादा बार हो रहा है, देन इट मे बी अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। तो डेफिनेशन क्या है एंजाइटी की? इट इज यूजुअली डिफाइंड एज डिफ्यूज वेग एंड वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? रैपिड हार्ट रेट होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटीनेस, स्लीपलेसनेस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ट्रेमर्स। ये हमारे सिम्टम्स हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आपको इन सिम्टम्स पे ध्यान देना है कि अच्छा ये पूछा गया है यहाँ पे। अब एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? इसके विद इन भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? प्रोलॉन्ग वेग एंड अनएक्सप्लेन्ड फियर होता है लोगों को। ठीक है, दैट इज नॉट अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसके सिम्टम्स मोर और लेस सिमिलर टू एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे अप्रीहेंसिव फीलिंग्स होती है अबाउट द फ्यूचर और हाइपर विजिलेंस होता है। ठीक है, हमेशा अलर्ट रहना। पैनिक डिसऑर्डर के बारे में जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे रेकरेंट एंजाइटी अटैक्स होते हैं विद द इन विच द पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर। ठीक है, पैनिक अटैक क्या होता है उसके बारे में भी लिखेंगे कि एब्रप्ट सर्ज होता है इंटेंस एंजाइटी का, विच राइजेस टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट। इतना ज्यादा एंजाइटी होना कि सिर्फ एक ही चीज के बारे में हमारे पास थॉट हो। अब पैनिक डिसऑर्डर के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिजीनेस होता है, पैल्पिटेशन, स्ट्रोकिंग, नॉशिया, चेस्ट पेन। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और इवन डाइंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नोटिस करना है कि ये पैनिक डिसऑर्डर में होगी। अब आपको, ठीक है, क्वेश्चन में आ गया कि एंजाइटी डिसऑर्डर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर में भी वो कहाँ पे लोकेट करेंगे हम उसको। तो उसमें भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, कि हम लोकेट उसको किधर करेंगे, कि या ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या ये पैनिक डिसऑर्डर है, क्या ये एक फोबिया है। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पैनिक डिसऑर्डर में कौन कौन से यहाँ पे डिफरेंसेस दिखने को मिलेगा। चेस्ट पेन जो ऊपर नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, उसके साथ साथ पैल्पिटेशन बहुत होती है, चोकिंग होती है, ऑल्सो ये सडन एकदम इंटेंस फियर हो जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, वी विल बी वेरी क्लियर हमारे सिम्टम्स क्या क्या है। फोबियाज के बारे में हम जब लिखेंगे, फोबियाज इरेशनल फियर्स होते हैं अबाउट स्पेसिफिक पर्सन, ऑब्जेक्ट, कोई भी सिचुएशन के बारे में। फोबियाज हमारे ऑफन बिगिन ग्रेजुअली एंड धीरे धीरे करके वो जनरलाइज एंजाइटी भी के तरफ भी से भी आ सकते हैं। ठीक है, या तो ग्रेजुअली आते हैं फोबियाज या फिर जनरलाइज एंजाइटी की वजह से आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ फोबिया की अगर बात करें तो एक होता है स्पेसिफिक फोबिया, यानी किसी स्पेसिफिक चीज से अकर हो रहा है। ठीक है, कि हाइट से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है। एक होता है अगोराफोबिया। अगोराफोबिया इज बेसिकली द फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशंस। अनफेमिलियर सिचुएशंस में नहीं आना चाहते। कभी कभी इतना इंटेंस हो जाता है कि लोग अपने आप को अपने घर पे लॉकअप कर देते हैं, वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। थर्ड होता है हमारा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यहाँ पे क्या होता है? इंडिविजुअल्स विद एसएडी आर फियरफुल एंड एंशियस about separation from attachment figure to an extent which is developmentally not appropriate। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि इतना ज्यादा एंजाइटी हो जाना कि हमारे अटैचमेंट फिगर जो है, चाहे वो किसी के पेरेंट्स हो, ठीक है, या फिर किसी का भाई बहन हो, या फिर किसी को कपल हो, तो उतने अपने अटैचमेंट फिगर से जब दूर जा रहे हैं एंड देन हमारा रिएक्शन इतना इंटेंस डर वाला निकल के आ रहा है, विच इज डेवलपमेंटली नॉट अप्रोप्रिएट। क्योंकि छोटे बच्चों में ये देखना कॉमन है कि अपने पेरेंट्स से दूर है तो ठीक है, बट इफ इट्स डेवलपमेंटली नॉट अप्रोप्रिएट देन दैट इज प्रोबेबली सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। फिर हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपको सिचुएशन दे दी है कि दिस पर्सन वॉशेज हर हैंड्स एवरी टाइम शी टचेस समथिंग और वॉशेज इवन थिंग्स लाइक कॉइन्स और स्टेप्स ओनली विद इन द पैटर्न्स इन द फ्लोर। ठीक है, विच डिसऑर्डर इज शी लाइकली टू हैव। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि पीपल अफेक्टेड बाय ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो होते हैं, दे यूजुअली शो दिस सिम्टम एंड देन हम एक एक करके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है। क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और टॉपिक। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है। कंपल्सिव बिहेवियर इज द नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, एंड बहुत सारे वेरियस डिसऑर्डर्स जो इस कैटेगरी में आते हैं उसके भी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, जैसे ट्रिक्लोटेलोमेनिया, एक्सकोरिएशन, होर्डिंग एक्सेट्रा। ठीक है, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बेसिकली इतना सही है। आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ लिखेंगे अगर ये 4 मार्क में आ जाएगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की अगर बात करें तो इसके अंदर ज्यादा ऑनेस्टली नहीं था, बहुत छोटा सा पैराग्राफ अगर आप देखें ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। पीटीएसडी क्या वकर करता है बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में, जैसे वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, एक्सीडेंट वगैरह। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं?
रेकरेंट ड्रीम्स होता है, फ्लैशबैक्स होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे ढंग से, इमोशनली नम हो जाते हैं, ठीक है। इस कैटेगरी के विद इन और डिफरेंट कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब बात करते हैं सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के बारे में, अगेन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पे सिचुएशन है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है। तो सोमैटिक फॉर्म डिसऑर्डर जो होता है या फिर सोमैटिक डिसऑर्डर्स जो होता है, इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जो होते हैं उनको परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं विच मे or may not be related to any serious medical condition. People with this disorder tend to be overly preoccupied with their symptoms and they continually worry about their health and make frequent visits to the doctor. ठीक है, overly अपने symptoms के बारे में देखना, overly अपने health के बारे में देखना, persistent body related issue आ रहे हैं, कोई मतलब डॉक्टर भी नहीं जान पा रहा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। यहाँ पे illness anxiety disorder क्या होता है, persistent preoccupation with developing a serious illness। अब यहाँ पे डिफरेंस देखना, सोमैटिक उसमें हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, वो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में हम बस डरे हैं कि हमें ये डिसऑर्डर ना हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है, ठीक है। सोमैटिक तो हमने लिख दिया, इलनेस एंजाइटी भी लिख दिया, इसके बीच में डिफरेंस भी जानना जरूरी है कि इलनेस एंजाइटी में एंजाइटी होती है मोस्टली, सोमैटिक सिम्टम में वी एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट। फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर की बात करें तो इट इज द रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द सम बेसिक बॉडी फंक्शंस, ठीक है। या तो कभी कभी लोगों को पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस हो जाता है, ठीक है, उनको कुछ हुआ भी नहीं होता है बट अचानक से वो पर्टिकुलर सिम्टम आ जाता है जहां पे उनका एक बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा होता है या फिर बहुत मतलब कम काम कर रहा होता है। तो दैट इज व्हाट कन्वर्जन डिसऑर्डर इज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिसोसिएशन टर्म का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेवरेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज एंड इमोशंस और इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, एस्ट्रेंजमेंट, डीपर्सनलाइजेशन एंड समटाइम्स अ लॉस और शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। सिम्टम्स क्या क्या है इसके, आप यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सडन टेम्पररी ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो ब्लॉट आउट कर देते हैं पेनफुल एक्सपीरियंसेस को, they are the defining characteristics of dissociative disorders basically, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, डिसोसिएशन का मतलब लिखेंगे, सिम्टम लिखेंगे कि सडन टेम्पररी हमारा जो कॉन्शियसनेस होता है उसमें ऑल्टरेशन आता है, दैट इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू सम इवेंट जो हमारे चाहे बचपन में हुआ हो या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट रिसेंटली हुआ हो, तब हम कहते हैं दैट इज डिसोसिएशन। इसके अंदर भी तीन डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएटिव एमनीशिया जो होता है, इट इज कैटेगराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस, बहुत ज्यादा मेमोरी लॉस हो रहा है बट किसी पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड ही मेमोरी लॉस हो रहा है, दैट हैज नो ऑर्गेनिक कॉज, कुछ हेड इंजरी वगैरह कुछ नहीं है बट उनको मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस हो रहा है किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में उनके लाइफ में, ठीक है। या फिर मतलब जैसे कि किसी को याद ही नहीं है कि उनने पिछले 2-3 साल में क्या किया, या फिर किसी को याद नहीं है कि उनकी शादी हो गई थी, तो ये सब चीजें डिसोशिएटिव एमनीशिया में आ जाएगी। दूसरी चीज होती है डीपर्सनलाइजेशन या डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। यहाँ पे द पर्सन एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी एंड द परसेप्शन ऑफ सेल्फ, ठीक है। उनका रियलिटी का सेंस एकदम चला जाता है, वो एक ड्रीम लाइक स्टेट में अपने आप को पा लेते हैं, जहाँ पे पर्सन जो होता है उसका वो मतलब बहुत ही ज्यादा हैज अ सेंस ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम बोथ सेल्फ एंड रियलिटी, वो खुद से और रियलिटी से सेपरेट फील करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज समवट लाइक डीपर्सनलाइजेशन। डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको कॉमनली मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, दैट इज बेसिकली व्हेन अ पर्सन एग्जिबिट्स टू और मोर सेपरेट और कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज जनरली एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ अब्यूज। तो यहाँ पे क्या होता है, एक इंसान होता है जिसकी बहुत ज्यादा आइडेंटिटीज होती हैं विच आर कॉन्ट्रास्टिंग यूजुअली टू वन अनदर, दैट इज व्हाट डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, जिसको हम लोग पहले मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते थे। तो डिसोसिएशन लिखेंगे, सिम्टम लिखेंगे, डिसोशिएटिव एमनीशिया के बारे में लिखेंगे, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीआईडी, दैट इज डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके बारे में क्या लिखना होगा हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो होता है उसका डेफिनेशन क्या है। अब इसका डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में, डेफिनेशन में ही सिम्टम्स मेंशन्ड है, सो हम एक ही चीज यहाँ पे लिख के आएंगे कि इट इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड एंड और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन loss of interest or pleasure in most activities, together with other symptoms which may include change in body weight, constant sleep problems, tiredness, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior and thoughts of death and suicide,
ठीक है। एंड इसके अलावा भी फीलिंग्स है जैसे एक्सेसिव गिल्ट हो गया, वर्थलेसनेस हो गया। तो ये सब चीजें हमारी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बनाती है। अब डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें या फिर मूड रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें, तो उसमें इतना कंटेंट है नहीं हमारे यहाँ पे। मोस्ट लाइकली केस स्टडी में ही आएगा, 2-3 मार्क में आएगा ये ज्यादा, उसमें 6 मार्क का कंटेंट है नहीं इसमें। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर की बात करें और रिलेटेड डिसऑर्डर की बात करें, तो बाइपोलर 1 जो डिसऑर्डर है, यहाँ पे मेनिया एंड डिप्रेशन दोनों होता है। डिप्रेशन हमने समझ लिया क्या होता है, मेनिया इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ दिस। ठीक है, जहां पे इंसान बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी में काम कर रहा होता है। मैनिक एपिसोड्स जो होते हैं वो रेयरली अपेयर बाय देमसेल्व्स एंड आर यूजुअली ऑल्टरनेट विद डिप्रेशन। तभी हम इसको बाइपोलर कहते हैं। दो पोल्स हैं, या तो इंसान बहुत ही मेनिक सिचुएशन में है या तो बहुत ही डिप्रेसिव सिचुएशन में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही वो ऑल्टर करते रहते हैं। थोड़े टाइम के लिए वो बहुत मेनिया में होंगे, थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन में होंगे, फिर मेनिया में होंगे, फिर डिप्रेशन में होंगे। दैट इज व्हाट बाइपोलर डिसऑर्डर मीन्स। एक क्वेश्चन आपको आ सकता है रिलेटेड टू द रिस्क ऑफ सुसाइड्स। ठीक है, कि क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस WHO ने दी है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम कैसे बना सकते हैं, वो सब पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये क्वेश्चन अगर आपको आएगा, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे सुसाइड क्या है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरफेस ऑफ आवर बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। एक फैक्टर नहीं होता जो सुसाइड को लीड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स सच एज सबसे पहले तो कोई मेंटल डिसऑर्डर होना, ठीक है, कोई और मेंटल डिसऑर्डर, स्पेशली डिप्रेशन या फिर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसमें हमारे सुसाइड केसेस यूजुअली हायर होते हैं। ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर के थ्रू जा रहा है, कोई वायलेंस अब्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लॉस या फिर आइसोलेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं किसी टाइम पे, प्रीवियस सुसाइड अटेम्प्ट अगर कर चुके हैं, तो ये सब चीजें जो हैं वो आपकी सुसाइड की रिस्क फैक्टर्स एक तरीके से बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे WHO ने क्या किया है, काफी गाइडलाइंस लिखा ली है कि हम कैसे सुसाइड को प्रिवेंट करें, वो हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले कि एक्सेस लिमिट कर देना, रिपोर्ट करना सुसाइड को जब हम मीडिया में कर रहे हैं एक सेंसिबल मैनर में करना, रिस्पॉन्सिबल मैनर में रिपोर्ट करना, ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, ट्रेनिंग हेल्थ केयर वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड एंड केयर फॉर पीपल हु अटेम्प्टेड सुसाइड एंड प्रोवाइडिंग कम्युनिटी सपोर्ट। सो दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ WHO। खुद में एक क्वेश्चन बन के आ सकता है। फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर सम ऑफ द साइंस टू आइडेंटिफाई डिस्ट्रेस। ठीक है, ग्रेड्स डिक्लाइन हो रहे हैं, एफर्ट डिक्लाइन हो रहा है, मिसबिहेवियर है क्लासरूम में, मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंसेस हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग मिसयूज, तो ये सब साइंस ऑफ डिस्ट्रेस हैं विच वी शुड लुक आउट फॉर। ठीक है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द वेज टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट इज टू एक्सेंचुएट पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस देना बच्चों को, प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज जिससे वो डेवलप कर सके अपने फिजिकल स्किल्स को, वोकेशनल स्किल को, एस्टैब्लिश करना एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में, एंड गोल्स फॉर द स्टूडेंट्स शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट। ठीक है, जो गोल्स कर रहे हो वो एकदम अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, रेलेवेंट गोल्स होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। रियलिस्टिक गोल्स बनाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। सो ये हमको लिखना होगा। 4 पॉइंट्स है हमारे अबाउट द वेज टू इंक्रीज सेल्फ एस्टीम इन द स्टूडेंट्स। फिर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। अगेन ये वाला क्वेश्चन आपको यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एज अ होल क्वेश्चन नहीं आता उतना कॉमनली, बट आ सकता है। मोस्टली इसके पार्ट्स के विद इन से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि इट इज अ डिस्क्रिप्टिव टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स इन विच पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग जो होती है वो डिटेरियोरेट कर जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस। ठीक है, ये एक डेबिलिटेटिंग डिसऑर्डर है। फिर हम बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। 3 सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। एक होता है पॉजिटिव सिम्टम, एक होता है नेगेटिव सिम्टम और एक होता है साइकोमोटर सिम्टम्स। यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ये मतलब नहीं कि अच्छे सिम्टम्स एंड बुरे सिम्टम्स। पॉजिटिव का मतलब है एक्सेस में हो रहा है कुछ, नेगेटिव का मतलब है डेफिसिट्स में हो रहा है कुछ। इसको हम लोग और इन डेप्थ पढ़ेंगे अभी। पॉजिटिव सिम्टम्स जो होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के विच कैन कम एज अ क्वेश्चन 4 मार्क में, सबसे पहले होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन क्या होता है? डिल्यूजन एक फॉल्स बिलीफ होता है जो हम फर्मली होल्ड ऑन करते हैं विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी एडिक्वेट ग्राउंड। ठीक है, कि कोई एडिक्वेट ग्राउंड नहीं है तब भी हम मान रहे हैं कि ये जो चीज है वो सच है। दैट इज व्हाट डिल्यूजन इज। ठीक है, जितना भी रैशनल आर्गुमेंट दे दो कुछ मतलब उस पर फर्क नहीं करता एंड हैज नो बेसिस इन द रियलिटी। डिल्यूजन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन बीइंग प्लॉटेड अगेंस्ट, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, एक स्पेशल मीनिंग अटैच कर लेते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडर, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशली पावर्ड फील करना, एंड डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि बाकी लोग मेरे को कंट्रोल कर रहे हैं।
फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बन जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंसान जो होता है वो रैपिडली शिफ्ट कर रहा होता है एक टॉपिक से अनदर टॉपिक में, ठीक है, और उनका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ऑफ थिंकिंग का, दैट इज ऑल्सो वेरी इलॉजिकल, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे डिरेलमेंट, ठीक है, डिरेल कर रहे हैं एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। न्यू लॉजिज्म जो होता है, जिसका मतलब होता है नए नए वर्ड्स बनाना, ठीक है, वो नए नए वर्ड्स बना रहे होते हैं कम्युनिकेशन करते समय। और पर्सिवरेशन, ठीक है, इनअप्रोप्रिएट रिपीटिशन ऑफ द सेम थॉट्स, ठीक है, बार बार रिपीट कर रहे हैं उस अपने थॉट्स को, दैट इज पर्सिवरेशन। तो फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर के अंदर भी 3 कैटेगरीज आ जाएंगी इंपॉर्टेंट, डिरेलमेंट, न्यूरोलॉजिज्म एंड पर्सिवरेशन। फिर हम बात करते हैं हेल्यूसिनेशन के बारे में। हेल्यूसिनेशन क्या होता है, परसेप्शंस जो अकर करती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं है बट वी आर स्टिल परसीविंग थिंग्स। इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, ऑडिटरी होता है, टैक्टाइल होता है जैसे बर्निंग सेंसेशन वगैरह, सोमैटिक होता है, ठीक है, कि स्नेक इज क्रॉलिंग इनसाइड मी, विजुअल होता है, गस्टैटरी होता है एंड ऑल्फैक्टरी होता है। ये आप इसको एग्जांपल्स के तौर से समझा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन रहेगा। एंड इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट होता है, यानी कि इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पे उसमें दिखाया जाता है। सो दीज आर द 4 हमारी जो मेन कैटेगरीज हैं, डिल्यूजन, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशन एंड इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। ये हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स हैं आ जाएगी स्किज़ोफ्रेनिया की। व्हाट आर द, ये नेगेटिव होना चाहिए, व्हाट आर द नेगेटिव सिम्टम्स अगर हम देखें स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, तो नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स। अगर कोई चीज कम हो रही है तो हम उसको नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर रखेंगे, ठीक है, जैसे कि एलोगिया। एलोगिया क्या होती है, पॉवर्टी स्पीच में, ठीक है, हम लोग ढंग से नहीं बोल पा रहे, कम बोल पा रहे हैं, दैट इज व्हाट पॉवर्टी ऑफ स्पीच मीन्स। ब्लंटेड इफेक्ट, कि जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम थोड़ा कम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना इंटेंसिटी से आपको यूजुअली किसी की डेथ हो गई है तो जितना आपको मोर्न करना चाहिए उससे कम अगर हम करें देन दैट इज ब्लंटेड इफेक्ट। फ्लैट इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, ब्लंटेड इफेक्ट में थोड़ा तो दिखा रहे थे, यहाँ पे हम कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहे हैं। एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है, एपैथी, एम्पैथी क्या होता है जब हम समझते हैं लोगों को, एपैथी होता है जब हम एकदम नहीं समझते लोगों को, ठीक है। एंड द इनएबिलिटी टू स्टार्ट और कंप्लीट अ कोर्स ऑफ एक्शन, और वो अपना जो भी एक्शन वो करते हैं उसको कंप्लीट नहीं खत्म कर पाते हैं, ना ही कभी कभी तो स्टार्ट भी नहीं करते हैं किसी चीज को। उसके बाद हम बात करते हैं साइकोमोटर सिम्टम्स की, ठीक है, 2 हमारे हो गए पॉजिटिव नेगेटिव। साइकोमोटर सिम्टम्स पे अगर क्वेश्चन आएगा, सो ये जो होते हैं दे मूव लेस स्पॉन्टेनियसली, स्किज़ोफ्रेनिया जिनको होता है, और दे मेक ऑड ग्रिमेसेस एंड जेस्चर्स। कैटेटोनिया इसका एक्सट्रीम फॉर्म होता है। कैटेटोनिया के विद इन 3 कैटेगरीज आ जाती है। एक होता है कैटेटोनिक स्टूपर, जहां पे वो रिमेन करते हैं मोशनलेस एंड साइलेंट फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। कैटेटोनिया रिजिडिटी क्या होता है, जब एक बहुत रिजिड अपटाइट पोजीशन पे बैठे रहते हैं। एंड कैटेटोनिया पोस्चरिंग, जहां पे वो ऑकवर्ड बिजार पोजीशंस में रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। फिर आपको पूछा जा सकता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा गया तो हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम एडीएचडी की बात लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्चुअली हम मेंशन करेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते क्या है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स इज दैट विच मैनिफेस्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में मैनिफेस्ट करते हैं हम उसको न्यूरो डेवलपमेंटल कहते हैं। ये न्यूरोलॉजिकली रिलेटेड होते हैं एंड बचपन से देखा जाता है, तभी इसको न्यूरो डेवलपमेंटल कहते हैं। ADHD इज वन टाइप, ADHD का फुल फॉर्म लिखेंगे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। 2 फीचर्स होते हैं इसके, एक होता है हाइपर एक्टिविटी और एक होता है यहाँ पे इन अटेंशन, ठीक है, इन अटेंशन एंड हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी सेम हो जाता है, और इन अटेंशन, इन अटेंशन में क्या हो जाता है, किसी भी चीज में ज्यादा मेंटल एफर्ट सस्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वर्क या फिर प्ले में नहीं कर पाते हैं, अपने माइंड को एक जगह पे रख नहीं पाते हैं। इम्पल्सिविटी में क्या होता है, इम्पल्सिविटी में वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हमारे इमीडिएट रिएक्शंस को। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, वो भाग रहे होते हैं एक जगह से एक जगह, फिजिट करते हैं, क्लाइंब कर रहे होते हैं, एमलेसली रन कर रहे होते हैं अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पल्सिविटी हाइपर एक्टिविटी साथ में आते हैं, इन अटेंशन एक कंपोनेंट हो जाता है। तो इन अटेंशन, इम्पल्सिविटी, हाइपर एक्टिविटी। फिर हम बात करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या होता है, इधर यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिलती है इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हमने यहाँ पे देखा है कि इनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है रूटीन में चीजों को करने का, हर रोज
पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज ही होगी। अबाउट 70% ऑफ चिल्ड्रन जिनको ऑटिज्म होता है दे ऑल्सो हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज बाय वाइड स्पेयर इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन स्किल, जैसे हम लोगों ने बात कर लिया, एंड स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखने को मिलता है। दे आर अनएबल टू इनिशिएट सोशल बिहेवियर एंड सीम अनरिस्पॉन्सिव टू अदर पर्सन फीलिंग। ठीक है, जो भी अदर पर्सन का फीलिंग है उसमें वो अनरिस्पॉन्सिव देखने को मिलता है, एंड दे आर अनएबल टू शेयर एक्सपीरियंसेस और इमोशंस विद अदर पीपल। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। अब ये वाली जो चीज है ये हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं इन चैप्टर 1। यहाँ पे हम इसको और इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने टेबल ही डाल दिया यहाँ पे, बिकॉज ये टेबल के थ्रू आपको सबसे अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल में क्योंकि छोटा छोटा पॉइंटर्स ही है, एंड ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एरिया ऑफ फंक्शनिंग की अगर बात करें तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होती है। माइल्ड होता है, माइल्ड इज 55 से 70 जब IQ रेंज होता है। मॉडरेट 35 टू 40 से लेके 50 टू 55। सीवियर होता है हमारा 20-25 से लेके 35 टू 40, एंड 20-25 के नीचे जो होता है वो प्रोफाउंड होता है। दिस इज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 1 जो हम लोगों का था। अब हम बात करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में उनका क्या मैनिफेस्टेशन होता है। सेल्फ हेल्प स्किल की अगर बात करें तो माइल्ड उसमें दे कैन फीड एंड ड्रेस फॉर देमसेल्व्स, दे कैन टेक केयर ऑफ देयर ओन टॉयलेट नीड्स। मॉडरेट में क्या होता है, दे हैव डिफिकल्टी एंड उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, बट अगर ट्रेनिंग दे दिया देन दे कैन लर्न एडिक्वेटली। सीवियर की अगर बात करें तो नो स्किल्स टू पार्शियल स्किल्स हो जाता है यहाँ पे, बट सम कैन टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स ऑन लिमिटेड बेसिस। ठीक है, सीवियर एंड प्रोफाउंड में अगर हम देखें तो यूजुअली इनको बहुत ही ज्यादा हेल्प चाहिए होता है, बट थोड़ा थोड़े टाइम के लिए दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। स्पीच एंड कम्युनिकेशन में देखें तो रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव होते हैं यहाँ पे माइल्ड में, एंड दे आर एबल टू एडिक्वेटली अंडरस्टैंड। मॉडरेट में अगर देखा जाए देन दे हैव रिसेप्टिविटी वगैरह तो एडिक्वेट होता ही है, बट स्पीच प्रॉब्लम्स इनमें होती है। सीवियर एंड प्रोफाउंड में रिसेप्टिविटी ऑफ लैंग्वेज इज लिमिटेड, एंड एक्सप्रेसिव जब वो करते हैं दैट इज पुअर। ठीक है, समझने में भी एंड एक्सप्रेस करने में भी पुअर होता है। अकेडमिक में देखें तो यहाँ पे 3rd to 6th ग्रेड में ऑप्टिमल लर्निंग हो जाती है माइल्ड उसमें। मॉडरेट में अगर देखें तो वेरी फ्यू एकेडमिक स्किल्स होते हैं। 1st और 2nd ग्रेड में मैक्सिमल जाता है। ठीक है, 1st-2nd ग्रेड तक अंडरस्टैंडिंग, एंड सीवियर एंड प्रोफाउंड में कोई भी एकेडमिक स्किल नहीं देखने को मिलता है। सोशल स्किल्स की अगर बात करें तो माइल्ड में दे हैव हैविंग फ्रेंड्स, कैन लर्न टू एडजस्ट क्विकली। मॉडरेट में दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स बट हैव डिफिकल्टी इन मेनी सोशल सिचुएशंस। सीवियर एंड प्रोफाउंड में देखें तो दे आर नॉट केपेबल ऑफ हैविंग रियल फ्रेंड्स, नो सोशल इंटरेक्शन एज सच। वोकेशनल में यहाँ पे जॉब वो रख सकते हैं सेमी कॉम्पिटिटिव मार्केट में। मॉडरेट में यहाँ पे शेल्टर्ड वर्क एनवायरनमेंट होना जरूरी है। ठीक है, सुपरविजन के साथ वो काम कर सकते हैं। सीवियर एंड प्रोफाउंड में यूजुअली देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट कम होती है बिकॉज दे नीड कॉन्स्टेंट केयर। अडल्ट लिविंग की बात करें तो दे यूजुअली मैरी बट दे नीड हेल्प ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। यहाँ पे मॉडरेट में देखें तो दे प्रेफर नॉट टू मैरी और हैव चिल्ड्रन, एंड सीवियर एंड प्रोफाउंड में यूजुअली हम देखते हैं नो मैरिज और नो चिल्ड्रन। ठीक है, बिकॉज दे आर अगेन ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। हमारे पास कितने क्राइटेरिया हो गए, एक तो हम IQ के बारे में लिख देंगे, सेल्फ हेल्प के स्किल्स के बारे में लिख देंगे, उनके स्पीच एंड कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स, सोशल स्किल्स के बारे में, वोकेशनल एडजस्टमेंट एंड एडल्ट लिविंग। तो ये हमारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएंगी, एंड इट कैन कम इन 6 मार्कर, वी विल बी एबल टू इजीली आंसर द क्वेश्चन। स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन परसीविंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन करेक्टली। ठीक है, अर्ली स्कूल ईयर्स में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम होती है बेसिक स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स में, एंड दे परफॉर्म पुअरली, बट विद एडिशनल एफर्ट्स दे कैन डू बेटर। ठीक है, दे डू परफॉर्म पुअरली, बट अगर थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट्स दें, थोड़ा सा गाइडेंस दें, देन दे कैन परफॉर्म बेटर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रप्टिव इंपल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। तो मेन हमारे 2 ही डिसऑर्डर्स है, ऑपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर एंड दूसरा है हमारा कंडक्ट डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डिफिएंट कह सकते हो या डिफाइंट, जो भी आप जैसे प्रोनाउंस करना चाहे इसको। तो चिल्ड्रन जो होते हैं जिनको ऑपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर होता है, इनमें एक तरीके का एज इनअप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टबर्ननेस देखने को मिलता है। ठीक है, एज से इनअप्रोप्रिएटली बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं, इरिटेबल होते हैं, डिफाइंट होते हैं, डिसोबीडियंट बच्चे होते हैं, हॉस्टाइलिटी में बहुत ज्यादा बिहेव करते हैं, एंड ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे सी देमसेल्व्स एज एंग्री पीपल, ऑपोजिशनल, डिफिएंट, and often justify their behavior as a reaction to circumstances। ये हम जैसे बिहेव कर रहे हैं, I am behaving so because circumstances ही ऐसी हैं।
कंडक्ट डिसऑर्डर या फिर एंटी सोशल डिसऑर्डर की बात करें, एंटी सोशल बिहेवियर की बात करें, तो दिस रेफर्स टू अगेन एज इन अप्रोप्रिएट एक्शन। यहाँ पे मैं एज इन अप्रोप्रिएट क्यों कह रही हूँ, बिकॉज ये डिसऑर्डर्स आर मोर स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन। ठीक है, ये चिल्ड्रन में ज्यादा देखने को मिलता है। तो दीज आर एज इन अप्रोप्रिएट एक्शंस और एटीट्यूड्स जो वायलेट करते हैं फैमिली एक्सपेक्टेशंस को, सोसाइटी के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, और पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट्स होती है जो अदर लोगों की, उनको जब वो वायलेट करते हैं, देन दैट इज समथिंग व्हिच कम्स अंडर कंडक्ट डिसऑर्डर। ये जो बिहेवियर होते हैं इसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्शंस यूज किया जाता है जहां पे वो हार्म करना चाह रहे हैं दूसरे इंसान को। टाइप्स ऑफ अग्रेशन क्या होते हैं? नंबर 1 वर्बल अग्रेशन, ठीक है, गाली गलौज जो कहते हैं हम। फिजिकल अग्रेशन, मारपीट। हॉस्टाइल अग्रेशन एंड प्रोएक्टिव। अब हॉस्टाइल अग्रेशन क्या होता है? ये भी मारपीट होती है, बट दिस इज विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग। ठीक है, कि मेरे को इस इंसान को बहुत ज्यादा चोट पहुंचानी है। दैट इज हॉस्टाइल अग्रेशन, दैट इज वर्स। एंड प्रोएक्टिव अग्रेशन क्या होता है? जब आप मार पीट नहीं रहे होते हो बट यू डू अदर चीजें। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मेजर डिसीटफुलनेस, थेफ्ट करना। ठीक है, या फिर किसी के बारे में अफवाह फैलाना, साइबर बुलिंग वगैरह जैसे होता है, वो प्रोएक्टिव अग्रेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे 4 मेजर टाइप ऑफ अग्रेशन होते हैं, ये यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद विच इज द डिसऑर्डर विच कॉजेज डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले आप यही लिख देंगे कि इट इज अ डिसऑर्डर व्हिच कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेजेस। इसके विद इन 3 कैटेगरीज आ जाती हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होता है, दे फील कि उनका जो बॉडी है वो बॉडी इमेज कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो जाता है। दे फील हेल्दियर देन दे यूजुअली आर, एंड इतना ज्यादा कि वो खाना खाने से रिफ्यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अनयूजुअल हैबिट्स मतलब वो उसमें आ जाती है, सच एज रिफ्यूजिंग टू ईट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। एंड जिन लोगों को एनोरेक्सिया होता है, दे मे लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेट। ठीक है, टू एन एक्सटेंट कि कभी कभी उनकी डेथ भी हो जाती है जिन लोगों को एनोरेक्सिया होता है। सो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज बेसिकली खाने से मना करना। ठीक है, खाना जब वो खा रहे तो बहुत कम क्वांटिटी में खाना, उसके साथ साथ एक्सरसाइज करना कंपल्सिवली। इसके साथ वो लोगों के सामने खाना प्रेफर नहीं करते हैं, एंड दिस कैन इवन लीड टू डेथ, सो मच हो कि उनके रिब्स जो होते हैं वो आप विजिबल हो जाते हैं। बुलिमिया नवोसा की अगर बात करें तो बुलिमिया नवोसा में द इंडिविजुअल में ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन दे पर्ज इट आउट, यानी कि बहुत ज्यादा खाओ एंड देन उसके बाद दे पर्ज इट आउट, यानी वो उल्टी करके निकाल देते हैं उसको बाय यूजिंग मेडिसिन या फिर फिंगर्स वगैरह का यूज करके। बिंज ईटिंग में क्या होता है? दिस इज बेसिकली जब हम लोग फ्रीक्वेंट एपिसोड होते हैं ऑफ आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग। ठीक है, इंडिविजुअल टेंड्स टू ईट एट अ स्पीड विच इज हायर देन नॉर्मल, एंड वो कंटिन्यू करते खाना जब तक वो अनकंफर्टेबली फुल ना फील करे। ठीक है, बहुत ज्यादा खाना, बहुत मतलब फटाफट से स्पीड पे, एंड ये थोड़े बहुत पीरियड्स में होता रहता है। सो दीज आर द 3 ईटिंग डिसऑर्डर्स। फिर उसके बाद फाइनल टॉपिक जो है इस चैप्टर का इज रिलेटेड टू सब्सटेंस डिपेंडेंस। ठीक है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के बारे में। अब एडिक्टिव बिहेवियर जो होता है, हम पहले ये लिख देंगे कि चाहे हम उसमें अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, कोकेन का यूज कर रहे हैं, हेरोइन का यूज कर रहे हैं, या फिर हाई कैलोरी फूड का ही क्यों ना यूज करो, शुगर इनटेक वगैरह, दैट कैन हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन अ पर्सन। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आजकल की सोसाइटी में, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज अराइज हो रहे हैं इन सब चीजों की वजह से, एंड दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दिस। अगर आपको याद हो तो मैंने डिप्रेशन में कहा था कि डिप्रेशन में जो सुसाइडल केसेस होते हैं उसमें ये बहुत वल्नरेबल होते हैं लोग जिनको अल्कोहल रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो यू विल राइट बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल रेगुलरली पीना, उसी पे रिलाई करना, कुछ भी हो जाता है लाइफ में, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, दे रिलाई ऑन अल्कोहल। यहाँ पे आप लिखेंगे टॉलरेंस के बारे में कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट द टॉलरेंस स्टार्ट्स टू बिल्ड अप। तो टॉलरेंस जैसे बिल्ड करेगी दे विल हैव टू स्टार्ट ड्रिंकिंग मोर एंड मोर अल्कोहल टू रीच दैट लेवल ऑफ हाई। तो इससे क्या होता है, वो और ज्यादा इनटेक करने लग जाते हैं, दैट ऑब्वियसली मतलब हमारे बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसके साथ उनको विड्रॉल सिम्टम्स होने लग जाएंगे थोड़े टाइम में। अगर वो डिसाइड करेंगे उनको अल्कोहल नहीं पीना तो उनको इतना विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं कि दैट कैन कॉज देम टू प्यूक एंड हेडेक वगैरह सब हो जाता है अगर वो अल्कोहल ना पिए, विच मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू क्विट इट। तो दिस बिकम्स अ विशियस साइकिल, एंड दैट इज वाई पीपल हैव टू बी कॉशियस वो कितना इनटेक कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। हेरोइन की अगर बात करें तो यहाँ पे इट intake significantly interferes with social and occupational functioning इंसान की। ठीक है, सोशल लाइफ में क्या चल रहा है, काम काज में क्या चल रहा है, उसमें काफी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे अब्यूजर्स जो होते हैं वो अगेन यहाँ पे डिपेंडेंस बना लेते हैं, सेम एज टॉलरेंस अल्कोहल में इतना ज्यादा डिपेंडेंस बना लेते हैं, टॉलरेंस बन जाता है, एंड उसके बाद विड्रॉल रिएक्शन आ जाता है जब वो स्टॉप करने लग जाते हैं। और इसका एक्सटेंट काफी ज्यादा गंदा होता है, सो मच सो कि उनको बहुत डिफिकल्टी होती है टू गेट देमसेल्व्स आउट ऑफ इट।
कोकेन की अगर बात करें तो कोकेन शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, अटेंशन लॉस में भी लीड कर सकता है। डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, डोमिनेट करने लग जाता है एक इंसान का लाइफ। अगेन मोर ऑफ द ड्रग इज नीडेड फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट। एंड अगर इसको हम लोगों ने स्टॉप कर दिया देन विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, सच एज डिप्रेशन, फैटीग, स्लीप प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी एंड एंजाइटी। तो इसमें आप देखेंगे कॉमन थीम्स यहाँ पे रीअकर कर रहे हैं, वही ना वही हमको यहाँ पे लिख के आना है। यूजुअली ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है आंसर में, बट अगर आएगा तो वी विल बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल। ठीक है, सो दैट इज इट। अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स जो है उसको इम्प्रूव करनी है, अगर आपको लगता है कि कैसे फ्रेम करना है, स्ट्रक्चर करना है, उसमें हेल्प चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली लुक एट आवर आंसर राइटिंग कोर्स, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ह्यूमैनिटीज की वीडियो देखनी है, कोई भी और टॉपिक्स को डिस्कवर करना है, किसी और फंसना पक्का है सीरीज देखनी है, वो भी आप इस चैनल पे देख सकते हैं। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोर वीडियोस फॉर साइकोलॉजी। इससे पहले की फंसना पक्का है सीरीज की वीडियोस बन चुकी है, अभी मैं और वीडियोस निकालती जाऊंगी फटाफट, जिससे आप बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले अच्छे से बैठ के पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक देखा है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इससे हमें समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।